हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर उन महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा करेंगे जो साइंस दिस वीक प्रोग्राम के अंतर्गत हमें कवर करने हैं, और इसमें विज्ञान एवं तकनीक और पर्यावरणीय संबंध या फिर पर्यावरणीय विकास से जुड़े जो भी मुद्दे आएंगे उन पर भी बात की जाएगी, या फिर कोई भी जीव जंतु या फिर कोई भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा, तकनीक से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो पिछले सेशन में आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना था और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना था। आप में से कई लोगों ने इसे सॉल्व भी किया है, लेकिन अब हम इसका उत्तर यहाँ पर जान लेंगे। 62 बीपीएससी परीक्षा का यह प्रश्न था। पूछा गया था आपसे गॉड पार्टिकल क्या है। न्यूट्रिनो है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक है। तो गॉड पार्टिकल शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इस वजह से इसको उस समय पूछा गया था। इसका उत्तर है हिग्स बोसॉन। तो एक तरह का ऐसे पार्टिकल कहें या ऐसी फील्ड है जो कि पार्टिकल्स के लिए एक तरीके की फोर्स कैरिंग इसको कहा जाता है। हिग्स बोसॉन इज द फंडामेंटल फोर्स कैरिंग फोर्स ऑफ द हिग्स फील्ड। तो बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, बेसिकली ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर उससे भी कुछ छोटे अंतर पर जब हम जाएंगे तो हमें एक ऐसी हिग्स फील्ड मिलेगी जो किसी भी कण को उसका भार प्रदान करती है। खास करके क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत इसको हम शामिल करते हैं। अब इसमें दो शब्द आएंगे, हिग्स और बोसॉन। तो जो हिग्स शब्द है वो पीटर हिग्स के नाम से संबंधित है, और जो बोसॉन शब्द है वो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर लिया गया है। ठीक है, तो इन दो नामों को आपको याद रखना है। ठीक, ये भारतीय वैज्ञानिक थे इसलिए, और इसको आपको याद रखना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता कॉन्फ्रेंस यानी COP15 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर मिस्र। तो ये 2022 का आयोजन है और ये किया जा रहा है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है, अब इसमें जो चीन का नाम आया है वो भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले इसका आयोजन चीन में ही कराया जाना था, लेकिन चीन में कुछ परिस्थितियों के चलते, जैसे कि वहां पर कोविड-19 की स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, पैंडेमिक बढ़ चुका है, इस वजह से इसको वहां पर लंबे समय से टाला जा रहा था। और अब इसको जाकर के कनाडा में वहां के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित कराया जाएगा। हालांकि इसकी अध्यक्षता आधिकारिक रूप से चीन ही करेगा। तो UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको COP15 कहा गया है, 7 से 19 दिसंबर 2022 तक ये आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है। ऑप्शन क्या है? नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर इसको शॉर्ट में लिखते हैं GIB, इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण की बात कही है। ये इस वक्त जो शामिल है IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसकी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। तो यहाँ खबर में आप देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फ्लोट्स आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट GIB, व्हाट इज दिस इंडेंजर्ड बर्ड। तो जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था, कुछ इसी तरह से इसको चलाए जाने की बात कही गई है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाए जाने की बात है, किस तरह से इसका संरक्षण किया जाएगा। अब इनको जो खतरा है सबसे ज़्यादा, इस बात को समझ लीजिए कि ये जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ पर जो हाई वोल्टेज के तार हैं, जो कुछ ऊंचाई पर रहते हैं, उनसे अक्सर ये टकरा करके गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि इनकी सामने से उड़ते समय देखने की जो दृष्टि होती है इतनी मजबूत नहीं होती। और एक बात और इनके बारे में जो जानने वाली है वो ये है कि इनका भार बहुत ज़्यादा होता है, और उस भार के साथ उड़ने वाली ये कुछ गिनी चुनी पक्षियों में से एक है कि इतने बड़े साइज के होने के बाद भी ये उड़ सकती है। और उस भार की वजह से फिर जब इनको वो तार दिखते हैं तो ये अचानक से अपना पाथ नहीं बदल पाती और फिर उनसे टकरा जाती हैं। अब कहाँ कहाँ मौजूद हैं इसको भी अभी हम यहाँ देख लेंगे। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में अब ये इस समय मौजूद है, पहले एक बड़े क्षेत्र में पाई जाती थी। मेनली अभी के लिए ये राजस्थान और ऐसा कहा गया है कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मौजूद है। हालांकि IUCN की जब आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर ये वाला क्षेत्र भी उन्होंने दर्शाया हुआ है
जो पीले रंग से क्षेत्र है वहां ये अभी मौजूद है, और जो क्षेत्र आपको हल्के लाल रंग से दिख रहा है वहां ये संभवतः नहीं मौजूद है। तो इसके उत्तर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसको क्या कहा गया है, इसका वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसिपस, ठीक, आर्डियोटिस नाइग्रिसिप्स, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए अगला प्रश्न, बीते दिनों एक शोध में प्रकाशित जर्नल के मुताबिक नाटोवेनेटर पॉलीडोंटस नामक डायनासोर का संबंध किस क्षेत्र से है। यानी एक नए डायनासोर के बारे में पता चला है, शोध प्रकाशित हुआ है, और अब ये आपको बताना है कि ये जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में ये पाया गया है या फिर इसको खोजा गया है। कुछ देशों के नाम दिए हैं, मंगोलिया, ग्रीस, भारत या फिर अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया में जो गोबी मरुस्थल है उसके आसपास के क्षेत्र में इससे जुड़े हुए कुछ कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो नाटोवेनेटोर पॉलीडोंटस, अ गूज नेक्ड डायनासोर फ्रॉम मंगोलिया, बिल्ट लाइक अ डाइविंग बर्ड। तो इसकी खासियत ये बताई गई है कि ये कुछ बतख के आकार का दिखता था, ठीक, और उस समय लगभग कितने समय पहले की बात है, 72 मिलियन साल पहले की। क्रिटेशियस युग में, ठीक है, इस कहानी को समझना है कि क्रिटेशियस युग में यानी 72 मिलियन साल पहले ये मौजूद था। इसके शरीर पर ऐसा ही बताया गया कि पंख पाए जाते थे, बतख की तरह दिखता था, और पानी के अंदर जाकर के फिर अपना भोजन पकड़ता था। मुंह में लगभग 100 छोटे दांत इसमें मौजूद थे। तो सवाल ये बन सकता है कि कहाँ पर ये पाया गया, मैप में भी एक बार देख लें। तो ये गोबी मरुस्थल वाला क्षेत्र है मंगोलिया का, इस क्षेत्र के आसपास इसके जो कंकाल हैं उनके बारे में पता चला है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन ए मंगोलिया। अगला सवाल, हाल ही में शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काले मूंगों यानी ब्लैक कोरल्स की 5 नई प्रजातियों को खोजा है। तो ब्लैक कोरल्स बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। ऑप्शन क्या है, काला सागर, कोरल सागर, मरमरा सागर या फिर बेरिंग सागर। तो ब्लैक कोरल्स अभी जो खोजे गए हैं वो हैं कोरल सागर से संबंधित, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। तो यहां पर कोरल सागर इसका सही उत्तर है, और ग्रेट बैरियर रीफ भी इससे जुड़ता है। साइंटिस्ट डिस्कवर 5 न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल लिविंग 1000 ऑफ फीट बिलो द ओशन सरफेस नियर द ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ग्रेट बैरियर रीफ के पास काफी ज्यादा गहराई में फिर इनको खोजा गया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये मौजूद है। तो किस क्षेत्र में है, यहां से लगाएंगे तो आपको ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ मिल जाएगा। और कोरल सागर कहाँ है, कोरल सागर यहाँ है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। तो इन लोकेशंस के बारे में बेसिकली आपको याद रखना है। अभी कुछ और जानकारी ले लें कि कोरल्स क्या है, कोरल रीफ किस तरह से काम करती है। कोरल क्या है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स और एनिमल, यानी कि ऐसे अकशेरुकी जीव या फिर प्राणी जो कि समुद्र के अंतर्गत पाए जाते हैं और इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, और ये फाइलम निडेरिया फाइलम में आते हैं, और इनका क्लास क्या है, एंथोजोआ। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। चलिए, इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन बी कोरल सागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में एक नई ई मास्टर्स डिग्री की शुरुआत की है। ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईएससी बेंगलुरु। तो आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक नई शुरुआत की है, उन्होंने ई मास्टर्स डिग्री शुरू कर दी है, कि इसका कोर्स अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बारे में न्यूज़ आई है, आईआईटी कानपुर लॉन्चेस ई मास्टर्स डिग्री इन डेटा साइंसेस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो इसमें क्या क्या खास बात है, कई सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें एक बात ये भी है कि अगर आपने गेट का एग्जाम नहीं भी निकाला है तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। कैंडिडेट्स हु वांट्स टू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज कैन डू इट थ्रू द ऑफिशियल साइट, इसकी ऑफिशियल साइट में जा करके, और 4 दिसंबर तक इसको अप्लाई किया जा सकता है, जो कि जनवरी 2023 बैच के लिए होगा। तो प्रश्न में इतना ज़्यादा नहीं समझना है, हमें बेसिकली ये समझना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने की है, तो आईआईटी कानपुर ने फिलहाल के लिए की है, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी हवाई द्वीप से संबंधित नहीं है? कौन कौन से हैं? मौना लोआ, हुआलालई, किलाउई या फिर माउंट ट्रॉमी। तो इसमें से कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि हवाई द्वीप से संबंधित है, लेकिन ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है माउंट ट्रॉमी, जो कि जापान से संबंधित है, जापान का एक ज्वालामुखी है। बाकी के जो नाम दिए हैं वो तीनों ही हवाई द्वीप से संबंधित है। चर्चा में कौन सा है? मौना लोआ, क्योंकि हवाई मौना लोआ वॉल्केनो इज इरप्टिंग हियर, व्हाई यू नीड टू नो। तो ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें उद्गार हो रहा है इस वक्त, और ये उद्गार 27 नवंबर से शुरू हो गया था, और इसको पृथ्वी का सबसे बड़ा वॉल्केनो भी माना गया है। यहाँ पर दिया है लगभग 40 वर्षों के बाद इसमें इस तरह का उद्गार देखने को मिला है, और लगभग 50 मीटर ऊंची इससे जो लावा की परतें हैं, लावा के फुहारे हैं, वो निकलते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है। अब जो हवाई द्वीप है कहाँ पर मौजूद है? तो आप देखेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यहाँ पर हवाई द्वीप मौजूद है। इस मैप में आपको काफ़ी बड़ा करके दिखाया गया, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटा है, मैप में दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रशांत महासागर में मौजूद है, और हवाई द्वीप यूएसए का ही एक स्टेट माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी मौजूद हैं तो उनकी सूची यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि पहला है हालाईकाला, दूसरा क्या है हुआलालई, तीसरा क्या है कामाए हुआ कानालुआ, इसी तरह किलाउई, माउंट किया और मौना लोआ। ये कुछ प्रमुख नाम है। हालांकि इस तरह से क्वेश्चन बनाया तो जा ही सकता है कि कौन कौन से हैं कौन से नहीं हैं, इसलिए आपको अभ्यास के रूप में इसको देखना है, क्योंकि लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जो कि जापान में है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आंखों के संक्रमण का परीक्षण करने के लिए स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस का विकास किया है? ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए या फिर जापान। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन या फिर कहीं यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों के साथ मिल करके एक तरह का नया कॉन्टैक्ट लेंस बनाया है। न्यूज़ में लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस टू डिटेक्ट आई इन्फेक्शंस डेवलप्ड बाय यूके इंडियन साइंटिस्ट। तो एक तरह का ऐसा है ये कॉन्टैक्ट लेंस जो कि आंखों में किसी भी तरह के संक्रमण को डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है, और अपने आप में जो बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि आंखों से जुड़ा हुआ संक्रमण जिससे आगे चल करके आंखों की रोशनी जा सकती है उसको पहले से ही डिटेक्ट कर सकता है। तो प्रश्न के मुताबिक उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के इसका विकास किया गया है। अब कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को शामिल कर लें। यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अब चूंकि इन विकल्पों में से चुनाव करना है इसलिए उस समय थोड़ा सा कठिन रहा होगा, जैसे कि ऑप्शन ए मिर्च में, कुम्भले में, मटर में या फिर मूली में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मिर्च में सबसे ज़्यादा इनमें से विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न यूपीपीएससी 2015 का है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मैरो डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी या फिर बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, बोन मिनरल डेंसिटी। तो किस तरह का टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि बीएमडी? ये होता है कि आपके हड्डियों के अंतर्गत कितना कैल्शियम मौजूद है ताकि हड्डियां सुरक्षित बनी रहें, कितने मिनरल्स मौजूद हैं उसके अंतर्गत, ताकि ये पता चल सके कितनी मजबूती अभी बाकी है और किसी तरह की बीमारी होने की संभावना तो नहीं है। खास तौर से ओस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों को कमजोर कर देता है, उसके बाद हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है। तो ये टेस्ट के बारे में सवाल पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका उत्तर था उस समय, अभी भी है। अब अगला प्रश्न 39वें बीपीएससी से पूछा गया है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। जैसे जैसे जीव अपने आसपास के माहौल में अपने आप को रमता है, अपने उस माहौल में जाकर के जीवन जीना शुरू करता है, वहाँ की कठिनाइयों से जूझता है और जीवित बच जाता है, वो फिर उस जीव की जो जीवन जीने की प्रक्रिया है उसमें शामिल होता जाता है और धीरे धीरे उसकी वंशावली में आगे बढ़ता जाता है। यही विकास का मुख्य कारक माना गया है, ऑप्शन डी। चलिए अब एक अभ्यास प्रश्न ले लें। ये यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया है, दिया हुआ है सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, सिक्विड, कोरल या फिर जेलीफिश। तो आपको कमेंट सेक्शन में
इसका उत्तर देना है कि कौन सा सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो इसका उत्तर दीजिए, फिर देखेंगे अगले सेशन में कि कितने लोगों का उत्तर इसमें से सही हुआ है। तो आज के सेशन में हमने जिन प्रश्नों पर अभ्यास किया है एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि वो आपको याद बने रहे। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके जवाबों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।